नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी पिछले ही दिनों RSMSSB में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है, जिसका सिलेबस भी 2-3 दिन पहले क्या है आउट हो गया है। इसमें क्या है 80% क्या आएगा, टेक्निकल आएगा। अपने 80 क्वेश्चन मान सकते हैं और 40 क्वेश्चन जो है वो क्या आएंगे नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में भी क्या आएगा, नॉन टेक्निकल में भी क्या आएगा अपने राजस्थान जीके आएगी। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि टेक्निकल तो अपन पढ़ ही रहे हैं पिछले वीडियोस में, तो अब अपन ने सोचा कि क्यों ना अब अपने नॉन टेक्निकल का पार्ट भी थोड़ा स्टार्ट किया जाए। अपने पिछले वीडियो में और जो आगे आएंगे वीडियो उन सब में अपने इस 80 नंबर का जो पेपर आएगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, जो उस 80 क्वेश्चन का जो भी मैटर है वो सारा कवर करेंगे अपने। और साथ साथ में अपने क्या इंजीनियरिंग लाइन में क्या है, राजस्थान जीके को क्या अपने इतना महत्व नहीं देते हैं, इतना नहीं पढ़ते हैं, और इसी कारण अपने क्या है मेन मेरिट में पिछड़ जाते हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, टेक्निकल के साथ साथ भी जो राजस्थान जीके का मैटर है वो भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपने जो है ये वीडियो जो है वो राजस्थान जीके से स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो अपना टेक्निकल पार्ट भी चलता रहेगा, नॉन टेक्निकल पार्ट भी चलता रहेगा। इसके अलावा जो RSCB में जो वैकेंसी आएगी, अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो JN की वैकेंसी आएगी, उस JN की वैकेंसी में भी जो है नॉन टेक्निकल राजस्थान जीके का पार्ट आना है। और संडे के संडे अपने क्या करेंगे, जो पूरे वीक का करंट अफेयर है वो संडे के संडे अपने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपने क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि पूरे वीक में जो है वो जो भी घटित हुआ, जो भी लेटेस्ट अपने को करंट अफेयर मिला, वो संडे को जो है अपने पूरा उसको डिस्क्राइब करेंगे, पूरा इसमें यहाँ अपने तैयारी करेंगे, ताकि अपना क्या हो कि जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो है दोनों ही पार्ट अपने कवर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे राजस्थान जीके पढ़ने के बाद, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं, भूगोल स्टार्ट करते हैं राजस्थान का। तो पहले देखते हैं भूगोल में अपने पढ़ेंगे क्या क्या। भूगोल में अपने सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है। स्थिति मतलब कि वो विश्व में कहाँ है स्थित है, वो एशिया में कहाँ स्थित है, वो भारत में कहाँ स्थित है, और सूर्य के सापेक्ष उसकी जो है स्थिति क्या है। स्थिति में अपने ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे कि राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित है, एशिया में कहाँ स्थित है, भारत में कहाँ स्थित है, और सूर्य के सापेक्ष उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद अपने बात करेंगे विस्तार की कि कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। फिर आकार और आकृति की बात करेंगे अपने, और फिर अपने बात करेंगे भौगोलिक स्वरूप की। भौगोलिक स्वरूप में देख लेंगे पहाड़ कहाँ हैं, नदियाँ कहाँ हैं, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, वो सब चीज़ें अपने यहाँ इसके अंदर पढ़ते चले जाएंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति से। ये पृथ्वी ड्रॉ करी मैंने। पृथ्वी के बीच में से जो एक रेखा निकलती है, ये काल्पनिक रेखा है। पहली बात तो ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसे अपने बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो जब ये 2 भागों में काटती है तो इससे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है अपना, उत्तरी गोलार्ध। क्या पढ़ना चाह रहे हैं अपने, राजस्थान की स्थिति जो विश्व में क्या है। फिर अपने पढ़ेंगे कि एशिया में क्या है, भारत में क्या है, और फिर सूर्य के सापेक्ष क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी में जो है वो कितने भागों में बटी हुई है।
तो उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है जी। फिर देशांतर रेखा आती है, 0 डिग्री देशांतर अपने बोले इसको, देशांतर रेखा आती है, वो इसको फिर 2 पार्ट में बांटती है। इधर वाला जो हिस्सा है, जो इसका इधर वाला हिस्सा है, उस हिस्से को मैं क्या बोल दूं, पश्चिमी देशांतर जो है, और इधर वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। मतलब देशांतर रेखाएं पूर्व और पश्चिम में बांटती है, अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण में बांटती है। तो मेरा भारत जो है इस टाइप से जो यहाँ स्थित है, और इसी भारत के मैप में यहाँ अपना जो है राजस्थान स्थित है। तो ये वर्ल्ड मैप है, पृथ्वी है, पृथ्वी में भारत कहाँ है, ये रहा, और राजस्थान कहाँ है, ये रहा। तो ये कौन से हिस्से में आ रहा है, ये इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है, तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर रेखाओं में देखो तो ये इधर की साइड है, तो ये साइड कौन सी है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व की दृष्टि से राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्व में। राजस्थान कहाँ है, उत्तर पूर्व में। भारत भी उत्तर पूर्व में है, लेकिन राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो विश्व की दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। उसके बाद अपने बात करेंगे, यहाँ उतारना चाहो तो उतार सकते हो। उसके बाद फिर अपने देखें एशिया के हिसाब से, अपने देखें एशिया के हिसाब से अगर अपने देखना चाहें यहाँ, तो एशिया के हिसाब से भी जो है ये इसको इस हिसाब से काटता है। तो ये एरिया कौन सा है, दक्षिणी एरिया, और ये कौन सा है, पश्चिमी। अपने पास एशिया का मैप नहीं है, तो एक आपको एक बेसिक आइडिया बताया है याद रखने के लिए कि इस हिसाब से जो है ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसको जो ये यहाँ ये 0 डिग्री नहीं है अक्षांश, ये इससे ऊपर वाली है 0 डिग्री, तो जो है वो लगभग जो इसको काटती नहीं है, उससे ये क्या है, ऊपर है। तो ये अलग अलग अक्षांश रेखाएं चलती रहती हैं और अलग अलग देशांतर रेखाएं भी चलती रहती हैं, वो भी अपने आगे देखेंगे। लेकिन अगर मैं एशिया की दृष्टि से देखूं तो जो मेरे राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। राजस्थान की स्थिति कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में। तो दूसरी चीज क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट खींचते रहना। उसके बाद अपने बात करें इंडिया में इसकी, तो राजस्थान कहाँ है, यहाँ कहीं स्थित है। तो ये राजस्थान का, भारत का कौन सा हिस्सा है, ईस्ट, पूर्वी हिस्सा है। ये कौन सा है, वेस्ट, पश्चिमी हिस्सा। ये कौन सा है, नॉर्थ। जब भी बोर्ड को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमेशा क्या रहता है, नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो राजस्थान यहाँ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। तो इंडिया के हिसाब से जो राजस्थान है वो कहाँ है,
उत्तर पश्चिम में। तो तीन चीज़ें देखी मैं, विश्व में कहाँ है, उत्तर पूर्व में, एशिया में कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में, और इंडिया में कहाँ है, ये उत्तर पश्चिम में। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखना, कई बार पूछी जा चुकी हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। उसके बाद अपने देखते हैं कि सूर्य के सापेक्ष जो है, सूर्य के सापेक्ष जो है वो स्थिति क्या है राजस्थान की। यहाँ मैंने माना सन है। तो सूर्य की सबसे ज़्यादा सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? सबसे ज़्यादा सीधी किरणें पड़ती है 0 डिग्री अक्षांश पे, जिसे भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। तो जहाँ भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वो एरिया क्या रहेगा, गर्म ज़्यादा रहेगा, वहाँ तापमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो जब भी यहाँ से पवनें बहती है, हवाएं बहती है, व्यापारिक पवनें बहती हैं, तो सूर्य की गर्मी के कारण तापमान अधिक है, तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण ये ऊपर की ओर उठती है। जब ये ऊपर की ओर उठेंगी तो वायुमंडलीय दाब के कारण, तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के कारण यहाँ जो है बरसात होने लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के आसपास जो बारिश है वो ज़्यादा रहती है, बारिश है वो ज़्यादा रहती है। इसका मतलब यहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते जाएंगे। देखो, कंसेप्ट को पकड़ते जाओगे, चीज़ें याद रहती जाएंगी। वरना लिखा हुआ तो किताबों में है, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है। और अपने इंजीनियरिंग लाइन वालों के लिए राजस्थान जी के वैसे भी थोड़ा वीक पॉइंट रहता है। तो अपने क्या, अपने लेवल के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से, और अपने को ये करना है कि 80 नंबर तो अपना टेक्निकल है उसको स्ट्रॉन्ग करो, और इसमें अपने को वीक नहीं होना। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कोई बात नहीं, पर इसमें ऐसा भी नहीं होना कि अपने एकदम ही वीक हो जाएं। क्योंकि जो आदमी 2, 4, 5 नंबर से मेरिट में रहता है तो उसका वीक पॉइंट जो है वो राजस्थान जीके ही रहता है। तो वो उसके बाद सोचता है रहने के बाद कि मैं राजस्थान जीके कर लेता तो ठीक रहता। तो अब अपने क्या करेंगे, अपने इस चैनल के थ्रू राजस्थान जीके को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, ताकि अपने इसके बारे में जो है डिटेल से समझते रहें और अपने को उसका जो है नॉलेज भी रहता रहे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अपने। ये 0 डिग्री अक्षांश, तो अब ये भूमध्य रेखा थी मेरी, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। इससे क्या है, 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं जाती है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह से जाती है। एक लाइन में फिर देखता हूँ 66.5 डिग्री पे, फिर यहाँ भी एक लाइन जाएगी 66.5 डिग्री पर। इसको अपने बोलते हैं कर्क रेखा, इसको अपने बोलते हैं मकर रेखा। 86.5 वाले को अपने बोलते हैं आर्कटिक व्रत, और ये जो दक्षिण में 66.5 है उसे अंटार्कटिक व्रत, और ये 90 डिग्री पे जो है वो ध्रुव कहलाते हैं अपने।
तो उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ पोल, दक्षिणी गोलार्ध में है तो साउथ पोल। अब क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो सन जो है, सूर्य जो है, वो क्या होता है, वो कर्क रेखा के सीध में आ जाता है। तो जब कर्क रेखा के सीध में आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब कर्क रेखा के सीध में आएगा तो यहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा, पहली बात तो ये। तो जब कर्क रेखा के सामने सूर्य आ जाता है, ये कब होता है, 21 जून को, पहली डेट याद रखो 21 जून। फिर होता क्या इस दिन, इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, क्या रहेगा, सबसे बड़ा दिन। कब, 21 जून को, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में। जब दिन सबसे बड़ा होगा तो रात क्या होगी, सबसे छोटी होगी। दूसरी बात मेरे को पता चली। तीसरी बात, इस दिन परछाई सबसे छोटी रहेगी, परछाई सबसे छोटी दिखेगी। और अगर मैं कर्क रेखा पे हूं तो हो सकता है मेरी परछाई दिखे भी नहीं। अगर मैं कर्क रेखा पे खड़ा हूं, राजस्थान में कर्क रेखा कहाँ से जाती है, बांसवाड़ा से, तो अगर मैं कर्क रेखा पे खड़ा हूं तो हो सकता है परछाई दिखे ही नहीं। और वैसे जब कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर होऊंगा तो मेरी परछाई जो है सबसे छोटी दिखाई देगी। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। और जब सूर्य सीधा कर्क रेखा पे पड़ रहा है तो ऋतु कौन सी होगी यहाँ, ग्रीष्म। ऋतु कौन सी होगी, ग्रीष्म, गर्मी होगी यहाँ। तो ये तो बात थी उत्तरी गोलार्ध की। अब मैं बात करूँ उस टाइम दक्षिण गोलार्ध में क्या हो रहा होगा। यहाँ क्या होगा, जो दिन है सबसे छोटा होगा, दिन सबसे छोटा, रात सबसे बड़ी, ठीक है। और ऋतु कौन सी होगी, शीत ऋतु, सर्दी पड़ रही होगी यहाँ उस टाइम। तो ये यहाँ क्यों पढ़ा मैंने, इसलिए पढ़ा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही कौन आता है मेरा, राजस्थान आता है। राजस्थान जब इसमें उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है तो राजस्थान में 21 जून को क्या होगा, पूछा जाए राजस्थान में जो है सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो वो कब होगा, 21 जून को। राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होगी, 21 जून को। अगर कभी पूछ ले कि एक आदमी जो है वो वहाँ बांसवाड़ा खड़ा है और उसकी परछाई नहीं दिख रही है या छोटी दिखाई दे रही है, तो वो दिन कौन सा होगा, वो दिन कौन सा होगा, 21 जून का होगा। ये अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में इसके जस्ट विपरीत होगा, कब, 21 जून को। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट खींच लो इसको, बाद में उतार लेना आप, अभी समझो सिर्फ। दोबारा फिर चलते हैं। और जब वो 21 जून थी उसको कर्क संक्रांति बोलते हैं। अब ये मकर रेखा है। अब सूर्य अगर मकर रेखा के सामने आ जाए तब क्या होगा, सूर्य अगर मकर रेखा के सामने आ जाए तो क्या होगा, ये होगा कब, पहली बात तो ये 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को ये होगा। तो दक्षिणी जो गोलार्ध है यहाँ दिन जो होगा सबसे बड़ा रहेगा, रात सबसे छोटी रहेगी और गर्मी रहेगी, और गर्मी रहेगी। तो ऊपर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ उत्तरी गोलार्ध मतलब हमारे राजस्थान में क्या हो रहा होगा, उस टाइम दिन सबसे छोटा रहेगा, रात सबसे बड़ी रहेगी और सर्दी रहेगी। कब, 22 दिसंबर को। कहाँ, राजस्थान में। दूसरी बात होगी। और इस दिन को बोलते क्या है, इस चीज़ को बोलते क्या है, मकर संक्रांति। ठीक है जी, खींच लो स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं ठीक है।
अगर सूर्य जो है वो नॉर्थ पोल पे आके सामने आ जाए तब क्या रहेगा, अपने इसको बोलते हैं बसंत विश्व, जिसके कारण अपने यहाँ बसंत ऋतु आती है, बसंत विश्व। ये होगा कब, 21 मार्च को। तो इसका असर क्या रहेगा, दिन रात बराबर रहेंगे। तो राजस्थान में दिन रात बराबर कब रहेंगे, 21 मार्च को रहेंगे। और यही चीज़ सेम क्या रहेगी, दक्षिणी ध्रुव में भी रहेगी, क्योंकि दिन रात जब बराबर है तो यहाँ भी दिन रात क्या रहेंगे, बराबर। और अगर यही सूर्य अगर साउथ पोल में आ जाए तो ये कब आएगा, 23 सितंबर को आएगा। और यहाँ भी क्या रहेंगे, दिन और रात बराबर रहेंगे। तो राजस्थान में दिन रात बराबर कब रहेंगे, 21 मार्च को रहेंगे, 23 सितंबर को रहेंगे। दिन सबसे बड़ा कब रहेगा, 21 जून को रहेगा। दिन सबसे छोटा कब रहेगा, 22 दिसंबर को रहेगा। रात सबसे छोटी कब रहेगी, 21 जून को रहेगी। रात सबसे बड़ी कब रहेगी, 22 दिसंबर को रहेगी। और दिन और रात बराबर कब रहेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर को रहेंगे। तो ये चीज़ें थी, इसमें स्क्रीनशॉट खींच लो आप। आगे चलते हैं। फिर देखते हैं सन यहाँ था और यहाँ कहीं अपना राजस्थान में अगर मानूं थोड़ा, तो राजस्थान में सूर्य की किरणें जो है सबसे सीधी पड़ेगी यहाँ। यहाँ कौन सा आता है स्टेट, अपना बांसवाड़ा। और सबसे तिरछी पड़ेगी यहाँ, यहाँ क्या आता है अपना गंगानगर। तो कोई पूछ ले कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, तो बांसवाड़ा में पड़ती है। और सबसे तिरछी कहाँ पड़ती है, गंगानगर में पड़ती है। तो ये सूर्य के सापेक्ष ये स्थिति आपको बताई। तो मैंने बता दिया विश्व में स्थिति क्या थी, एशिया में क्या थी और भारत में क्या थी। तो भारत में क्या थी, उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पश्चिम। एशिया में दक्षिण पश्चिम और विश्व में उत्तर पूर्व। और सूर्य के सापेक्ष बता दी, छोटा दिन कब होता है, रात कब छोटी होती है, वो सब चीज़ें अपन ने यहाँ पढ़ी। आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें थी स्थिति में। थोड़ा बेसिक और कर लेते हैं स्थिति का। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं अपने, तो अपने देखते हैं ये होती क्या है। सबसे पहले अक्षांश की बात करता हूँ। 0 डिग्री अक्षांश। अब मैंने देखा यहाँ 23.5 पे क्या जा रही है, कर्क रेखा। मैंने फिर यहाँ देखा 45 डिग्री पे, फिर मैंने यहाँ देखा 60 डिग्री पे और ये 90 डिग्री था। तो यहाँ कौन सी जलवायु रहती है, ग्रीष्म, उष्ण बोल देते हैं जिसे, उष्ण। यहाँ उतोष्ण, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो उतोष्ण, उससे ऊपर जाते हैं तो शीतोष्ण जलवायु की बात करूँ तो, और ऊपर जो है शीत। अब मैं देख रहा हूँ कि कर्क रेखा के पास मेरे को पता था सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण क्या है, यहाँ जो है गर्मी फुल पड़ती है। तो यहाँ जलवायु कौन सी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भी मिलती है। तो यहाँ जलवायु कौन सी रहेगी, भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण रहेगी। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कुछ गर्मी कम होगी, तो उसे बोल दिया उतोष्ण। उससे फिर ऊपर गए तो अपने देख रहे हैं कि शीतोष्ण आ जाएगी, कुछ सर्दी पड़ने लगेगी और ध्रुवों पे जो है वो बर्फ जमी रहती है। अपने भी देखना चाहें तो अपने देखते हैं कि जो इंडिया का मैप अपने देखते हैं, इंडिया का मैप जो अपने देखते हैं, इंडिया का अपने मैप देखते हैं तो मैं देखता हूँ यहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मौसम में परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मौसम में
अपने देखते हैं जम्मू कश्मीर में सर्दी क्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं गर्म रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंडा हो रहा है। तो मैं यहाँ वही बात कर रहा हूँ कि जो भूमध्य रेखा के पास गर्मी ज़्यादा रहती है, उससे कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो उतोष्ण जो है जलवायु मिलती है, गर्मी कुछ कम हो जाती है। उससे ऊपर जाते हैं तो शीतोष्ण, थोड़ी सर्दी पड़ने लगती है, और ध्रुवों पे जो है वो फुल बर्फ़ जमी रहती है। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं इन डिग्री पे ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक पॉइंट हुआ कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो जलवायु का निर्धारण करती है, जलवायु निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाओं का मतलब क्या हुआ, काम क्या हुआ, सबसे पहला कि जलवायु का निर्धारण कौन करेगी, अक्षांश रेखाएं। मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु निर्धारण कह दूँ या मौसम परिवर्तन जो कह रहा हूँ वो सब कौन बताएगा, अक्षांश रेखाएं बताएंगी। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी कौन बताएगा, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं बताएंगी। तो अक्षांश रेखाओं का दो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए, दो स्थानों के बीच की दूरी बताना और मौसम परिवर्तन या जलवायु में जो निर्धारण है वो करना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड पड़ेगी, जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास आएंगे वैसे वैसे गर्मी चालू हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड जिसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड और देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड। अब क्या है, देशांतर रेखाओं का मेन काम क्या है, सबसे पहले तो ये देखें, देशांतर रेखाओं का मेन काम है समय निर्धारण। समय की गणना जो है वो देशांतर रेखाएं करते हैं। समय की गणना जो है वो कौन करता है, देशांतर रेखाएं करती है। तो अब अगर मैं लगभग 1 डिग्री अगर अपने इधर जाते हैं तो 4 मिनट का फर्क आ जाता है। 1 डिग्री इधर उधर जाते हैं तो 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का कौन बनाता है, 360। तो इसका मतलब यहाँ टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम कुछ और होगा। भारत में भी यहाँ से यहाँ की दूरी के बीच में टाइम यहाँ और यहाँ के बीच में चेंज हो जाएगा। तो इन सब के लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया। तो जो 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। तो 0 डिग्री देशांतर जो बोलते हैं अपने, अगर मैं यहाँ देखूँ, ये मैंने माना 0 डिग्री देशांतर। ये किसे बोलते हैं अपने, ये बोलते हैं अपने इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच रेखा, इसे बोलते हैं, ग्रीनविच में है, इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच। और इस 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं अपने, ग्रीनविच रेखा, जो 1882 में इसको जो है वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम का सेंटर इसको माना गया। 0 डिग्री देशांतर किसे माना गया, ग्रीनविच लाइन को, और ये इंग्लैंड में है। तो अब इससे इधर जाते हैं तो समय ऐड होगा, समय प्लस होगा, ऐड होगा। इससे इधर जाते हैं तो समय जो है वो माइनस होगा। और यहाँ 180 डिग्री पे देशांतर जो रेखाएं हैं उससे बोलते हैं तिथि निर्धारण के लिए, तिथि निर्धारण के लिए, तिथि निर्धारण इससे होता है। ये 1884 में बनाई गई। और इधर भी 180 डिग्री जो है उसको भी क्या बोलेंगे अपने, तिथि निर्धारण। और भारत का टाइम जो लिया गया वो यहाँ एक जगह है 82.5 डिग्री, यहाँ पे एक जगह मानूँ मैं तो 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री देशांतर पे जो है मेरा भारत का जो है स्टैंडर्ड टाइम माना गया। और भारत में ये जगह 82.5 डिग्री कहाँ आती है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, जिसका अब नाम चेंज करके क्या हो गया है, प्रयागराज, प्रयागराज। तो इलाहाबाद या प्रयागराज जो अब नाम उसका परिवर्तन हो गया है, वहाँ से अपना स्टैंडर्ड टाइम अपने मान के चलते हैं। और ग्रीनविच रेखा से, जो अपनी ग्रीनविच रेखा है
वहाँ से अपना टाइम 5.5 घंटे जो है वो आगे चलता है। तो मैंने कहा 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट का टाइम जो है वो चेंजेस करता है। तो यहाँ 5.5 घंटे का टाइम जो है अपने से चेंज है। ठीक है जी। तो अपने कई बार घड़ी में देखते हैं GST प्लस 5.5, तो ये वही GST है, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, GMT भी ग्लोबल मीन टाइम भी लिख सकते हैं, प्लस 5.5। क्यों? क्योंकि अपना जो 0 डिग्री से कहाँ आगे है, 82.5 डिग्री पे। अगर देखना चाहें तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4 दूनी 8 और 4 8 है 32, और इस इंटू ये 2 और रहेगा, आधे को 4 से गुणा करा दो 2, तो कितना रहा? 330 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट हो गया ना। तो एक जो डिग्री है वो 4 मिनट का अंतर करता है, और इसीलिए जो अपना GMT या GST जो अपने लेके चलते हैं, ग्लोबल मीन टाइम, ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, जो भी आप कहना चाहें, उससे 5.5 घंटे आगे अपना टाइम चलता है। क्यों? क्योंकि अपने इधर आ रहे हैं। अगर अपने इधर होते तो -5.5 हो जाता। तो ये देशांतर रेखाएं हैं वो समय का निर्धारण करेंगी, अक्षांश रेखाएं हैं वो जलवायु का निर्धारण करेगी, साथ में किसका निर्धारण करेगी कि वो एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को, उसमें क्या है 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे इसमें 1 डिग्री 4.5 मिनट का टाइम लेगा, 1 डिग्री 4 मिनट का टाइम लेगा, वैसे ही यहाँ 1 डिग्री 111 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। ये कहाँ होगा? अक्षांश रेखाओं में। ये कहाँ होगा? देशांतर रेखाओं में। अब आज के बाद कोई अपने से पूछे अक्षांश रेखाएं क्या करती है, कि मेरी जलवायु का निर्धारण करती है, मौसम निर्धारण उससे होगा, और मेरे 2 स्थानों के बीच की दूरी का निर्धारण भी अक्षांश रेखाओं से होगा। अगर मैं बात करूँ देशांतर रेखाएं, वो मेरा टाइम को डिसाइड करेगी। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा को माना गया जो इंग्लैंड में है, वहाँ से 180 डिग्री इधर तिथि निर्धारण, उससे 180 डिग्री इधर तिथि निर्धारण। 0 डिग्री से इधर 180 पे चलेंगे तो टाइम ऐड होगा, इधर माइनस होगा। भारत 82.5 डिग्री का स्टैंडर्ड टाइम मानता है। 82.5 डिग्री कहाँ आती है? इलाहाबाद जो प्रयागराज जगह हो गई है, और इसीलिए अपने 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच रेखा से आगे टाइम अपना दिखाता है। तो स्क्रीनशॉट खींचो इसका। ये स्क्रीनशॉट आप, अब ये आज अपन ने ये पढ़ा कि जो राजस्थान की स्थिति है वो विश्व, भारत, एशिया, सूर्य, इन चारों के सापेक्ष कौन सी है, कैसे टाइम का डिसाइड होगा, कौन सा दिन बड़ा है, कौन सा दिन छोटा है, कौन से दिन बराबर रहेंगे, दिन रात बराबर रहेंगे, जलवायु कैसी है, वो आप अपने आगे देखेंगे वैसे। लेकिन मैंने ये बता दिया मोटा मोटी आपको इस वीडियो में कि कौन डिसाइड करेगा जलवायु का, कौन डिसाइड करेगा टाइम का, अपने यहाँ टाइम का डिसाइड कौन करता है। ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। ठीक है।